नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय प्रजापत। वेलकम टू माय चैनल अजय प्रजापत इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। हम लेके आए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश में जो लाइनमैन की भर्ती आने वाली है, उसके लिए निःशुल्क यूट्यूब पर इलेक्ट्रिकल का कोर्स जो आपको आपकी सफलता दिलाए आपके एग्जाम में। तो उसी का हम दूसरा यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, सुरक्षा और स्वास्थ्य, सेफ्टी एंड हेल्थ। अब सुरक्षा होती क्या है? तो सुरक्षा हम उसे बोलते हैं जो हमें आकस्मिक घटनाओं से बचाता है या सचेत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सुरक्षा। अब सुरक्षा चिन्ह किसे कहते हैं? तो सुरक्षा चिन्ह कहते हैं ऐसे चिन्ह जो संभावित खतरे से हमें सचेत करते हैं कि ये खतरा होगा तो आप पहन लीजिए। जैसे बिजली का खतरा होगा तो आप ग्लव्स हाथ में यूज कर लीजिए, हेलमेट पहन लीजिए। तो ऐसे जो सुरक्षा चिन्ह हमें संभावित खतरे के प्रति सचेत करते हैं, उन्हें हम सुरक्षा चिन्ह कहते हैं। इन्हें कभी भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। सुरक्षा चिन्ह को 4 भागों में बांटा गया है इलेक्ट्रिकल के तौर में। सबसे पहला होता है निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक, दूसरा होता है आवश्यक चिन्ह, तीसरा होता है चेतावनी चिन्ह और चौथा होता है सूचनात्मक चिन्ह। तो आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको आगे की तरफ देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे चिन्ह होते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है? निषेधात्मक चिन्ह एक ऐसा संदेश होता है जहां किसी काम को करने का मना किया जाता है, यानी आपको वो काम नहीं करना है। ऐसे वाक्य नकारात्मक होते हैं। ऐसे चिन्ह ये दर्शाते हैं कि उस काम को नहीं करना है, और इसको हम बोलते हैं निषेधात्मक चिन्ह। जहां किसी काम को ना करने का बोला जाता है, ऐसे चिन्ह को हम निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं। तो निषेधात्मक चिन्ह की पहचान कैसे होती है? तो आपको ये चीज पहचानना, निषेधात्मक जो चिन्ह होते हैं वो हमेशा सर्कल में होते हैं। काय में होते हैं? सर्कल में होते हैं। और इनका रंग कौन सा होता है? तो इनकी जो बॉर्डर होती है वो लाल कलर की होती है। कैसे कलर की होती है? लाल कलर की। और हमेशा आपको याद रखना है, जिस भी चीज का मना कर रहे हो, जैसे स्मोकिंग नहीं करना है या धूम्रपान निषेध, यहाँ आपको सिगरेट नहीं पीना है, तो ये सिगरेट है, ये जो सिंबल आएगा जिसका मना करा जाएगा वो हमेशा ब्लैक कलर का होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जिस चीज का मना किया जाता है वो हमेशा उस चीज को काय में रखा जाएगा, निषेधात्मक चिन्ह में। जैसे यहाँ पर एक लड़का रन करते हुए दिख रहा होगा, तो ये इसका मतलब है यहाँ पर दौड़ना मना है। तो इस प्रकार के सिंबल को आपको पहचानना है, जो सर्कल में होते हैं और कटे हुए रहते हैं, उनकी बॉर्डर लाल कलर की होती है। ऐसे चिन्ह को हम निषेधात्मक चिन्ह कहते हैं। दूसरा होता है आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह को दोस्तों अनिवार्य चिन्ह भी कहते हैं, जो जरूरी चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। अनिवार्य चिन्ह का पालन न करने से आपको घातक परिणाम हो सकते हैं। तो अनिवार्य चिन्ह क्या होते हैं? इनका उपयोग आप नहीं करोगे, यानी वो चिन्ह ये दर्शाते हैं कि आप इनका इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपको इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ेंगे। ऐसे चिन्हों को अनिवार्य चिन्ह कहते हैं। जैसे आप इलेक्ट्रिसिटी का काम कर रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना अनिवार्य है। यदि ज्यादा वोल्ट की लाइन जा रही है तो आपको हेलमेट पहनना, सेफ्टी शूज पहनना, सेफ्टी ग्लव्स पहनना, ये अनिवार्य है। तो ये चिन्ह, इस तरह के चिन्ह क्या दिखाते हैं? अनिवार्य चिन्ह दर्शाते हैं। ये चिन्ह कैसे होते हैं? तो इन चिन्हों की पहचान कैसी होती है? तो ये भी हमेशा कैसे में होते हैं? वृत्त में, सर्कल में होते हैं। पर इनका सिंबल जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। आपको याद रखना है, या तो सिंबल ब्लैक में होगा या व्हाइट में होगा। तो निषेधात्मक में ब्लैक में था, और हमारा आवश्यक या अनिवार्य चिन्ह में सिंबल कैसा रहता है? व्हाइट कलर में होता है। और जो कलर होता है बॉर्डर का, वो नीला कलर होता है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अनिवार्य चिन्ह को कैसे पहचानते हैं। अनिवार्य चिन्ह वो चिन्ह होते हैं जिनमें किसी काम को न करने के लिए सलाह दी जाती है कि भैया ये काम करो तो आपको ये पहनना जरूरी है, या तो उसके बिना ये काम ना करें। तो इन चिन्हों को पहचान सकते हो आप। जैसे सेफ्टी शूज हो गया, आप वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको गॉगल्स या चश्मा लगाना जरूरी, नहीं तो आंख खराब हो जाएगी। तो ये भी किसमें चिन्ह में आता है? अनिवार्य चिन्ह में आता है। अगला हम चिन्ह देखते हैं, हमारा चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह क्या होता है? इस प्रकार का चिन्ह द्वारा होने या ना होने की खतरे की सूचना देता है। जैसे कि तार को न छूना, तार को ना छुए, इसमें करंट लग सकता है। तो ऐसी कोई घटनाएं आपको क्या बताती है? चेतावनी चिन्ह। जैसे आपने देखा होगा, आप खंबे या पोल या आपका ट्रांसफार्मर जिसको हम डीपी बोलते हैं, उस पे इस तरह का सिंबल बना रहता है। तो ये बताता है चेतावनी चिन्ह कि आप इस डीपी को या ट्रांसफार्मर को ना छुए, नहीं तो आपको झटका लग सकता है या आपकी जान भी जा सकती है। तो ये सारे जितने भी चेतावनी चिन्ह होते हैं, वो उनकी पहचान कैसी होती है? तो वो हमेशा त्रिभुज में होते हैं, हमारे हमेशा ट्रेंगल में होते हैं। और उनका कलर होता है, अंदर का कलर जो होता है वो येलो होता है, पीला कलर का होता है। और जिसको भी उनको चेतावनी देना है, जैसे मान लीजिए ये सिंबल आपको दिख रहा होगा, ये बताता खतरा, खतरा, इलेक्ट्रिकल विद्युत झटका, खतरा। तो ये आपको ब्लैक कलर में मिलेगा। तो इस प्रकार के जो भी सिंबल होते हैं, चेतावनी चिन्ह जिनको हम बोलते हैं, वो हमेशा त्रिभुज में होते हैं। उनकी बॉर्डर होती है पीले रंग की। हम आगे अब देखते हैं, हमारा लास्ट है सेफ्टी में सूचनात्मक चिन्ह। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंफॉर्मेशन साइन। ये अच्छे चिन्हों की इंफॉर्मेशन में आते हैं, यानी अच्छी चीजों की सूचना देना।
इस प्रकार के चिन्ह द्वारा व्यक्ति को सूचना दी जाती है। यदि हम किसी चीज की सूचना दे रहे हैं, जैसे आगे पेट्रोल पंप है, आगे रेस्टोरेंट है, आगे हॉस्पिटल है, ऐसी चीजों की सूचना देना, अच्छी चीजों की सूचना देना, किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन देना, वो काय में आते हैं? सूचनात्मक चिन्ह में। ये इनको कैसे पहचाने? तो ये हमेशा या तो वर्गाकार होते हैं या आयताकार होते हैं। वर्गाकार यानी स्क्वायर होते हैं या रेक्टेंगुलर होते हैं। आयताकार आपको दिख रहा होगा। तो इस तरह के सिंबल को हम कौन सा बोलते हैं? सूचनात्मक चिन्ह। पर इनकी जो बॉर्डर होती है वो नीले कलर की आती, सॉरी हरे रंग की आती है, और जो जो भी सिंबल होता है वो व्हाइट कलर में होता है। तो इसको हम बोलते हैं सूचनात्मक चिन्ह। आपको समझ में आया होगा कि चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं और इनकी पहचान किस प्रकार से की जाती है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो कृत्रिम श्वास विधि, यदि किसी व्यक्ति को करंट लगता है, उस कंडीशन में हमको उसको किस प्रकार से हम उसको आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन यानी हम उसको कृत्रिम श्वास दे के किस प्रकार से हम उसकी जान बचा सकते हैं, तो आपको देखना है। तो सबसे पहला होता है कृत्रिम श्वास, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। तो कृत्रिम श्वास 4 प्रकार की विधियां होती है। सेफर विधि, सिल्वेस्टर विधि, मुंह से मुंह में विधि, मुंह से नाक में विधि। यानी आप इन 4 विधियों का यूज करके किसी व्यक्ति को करंट लगने से आप उसकी जान बचा सकते हैं। तो हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले है हमारे पास सेफर विधि। सेफर विधि क्या होता है? इस विधि में जिस भी व्यक्ति को करंट लगता है तो उसे सीने के बल लेटाते हैं, उसको सीने के बल लेटाते हैं और उल्टा लेटा दिया जाता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। पर इस विधि का हम प्रयोग कब करते हैं? तो इस विधि का प्रयोग जब करते हैं जब रोगी के पीठ पे जलने के घाव हो जाए। यदि उस व्यक्ति को करंट लगा है और उसकी पीठ के पीछे जो बैक है, पीठ के पीछे उससे घाव हो गए हैं, जब हम कौन सी विधि का यूज करेंगे? सेफर विधि का यूज करेंगे। इसमें क्या करते हैं? एक उस व्यक्ति को जब पीठ पे घाव हो जाते हैं तो हम उस व्यक्ति के कपड़े को फाड़ देते हैं, उतार देते हैं वस्त्र को, और उसको हम इस तरह से एक नीचे तकिया रखकर लेटा देते हैं या कुछ कंबल रखकर लेटा देते हैं, और उसकी कमर के यानी कमर के नीचे की तरफ हम 10 से 20 बार 1 मिनट में प्रेशर देते हैं, जिससे उसको उसके जो ऑक्सीजन लेवल में इंप्रूवमेंट आ सकता है, यानी जो भी ब्लड सर्कुलेशन रुका है, वो मांसपेशियों में रुका है, वो वापिस से स्टार्ट हो जाए। तो इस विधि को बोलते हैं सेफर विधि। आपको समझ में आया होगा। अगला है सिल्वेस्टर विधि। सिल्वेस्टर विधि, सिल्वेस्टर विधि क्या होता है? तो सिल्वेस्टर विधि को एक और नाम से जानते हैं नेल्सन होलगर विधि। इस विधि से भी इसको जाना जाता है। इसमें क्या होता है? जब किसी व्यक्ति को, पीड़ित व्यक्ति को कहां पर छाती पड़ जाए, यदि करंट लगने के कारण उसको चेस्ट की ओर, छाती की ओर उस पर क्या हो जाए? घाव हो जाए, तो उस व्यक्ति को हम कौन सी विधि यूज करते हैं? सिल्वेस्टर। तो उस व्यक्ति को क्या करते हैं? हम पीठ के बल लेटाते हैं। पीठ के बल लेटाने के बाद हम दोनों हाथ को इस तरह फोल्ड करते हैं, आपको चित्र में दिख रहा होगा, और फिर 10 से 20 बार 1 मिनट में हम उसको क्या करते हैं? प्रेशर देते हैं, और उसकी रोगी का मुंह खोलकर हम जीभ जो होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, जिसके कारण वो क्या ले पाए? सांस ले पाए। इस विधि को हम क्या कहते हैं? सिल्वेस्टर विधि। अगला होता है हमारे मुंह से मुंह में विधि। इसको बोलते हैं इंग्लिश में माउथ टू माउथ मेथड। इसे लैम्बार्ड विधि भी कहते हैं। अब जब यदि किसी व्यक्ति को करंट लग जाए, ये सबसे आसान विधि होती है, उसके मुंह में फूंक मारना। यानी इस विधि का सर्वश्रेष्ठ तकनीक में से एक माना जाता है कि सबसे अच्छी विधि है मुंह से हवा भरना। इसे लैम्बार्ड विधि कहते हैं। अब परंतु इसको जब अपनाई जाती है जब विद्युत का अचानक उसको क्या लग गया है? शॉक लग गया, और उसका सांस अचानक क्या हो गई है? पूरी तरह से रुक गई है। उस विधि में हम उसको क्या करते हैं? उसकी नाक को खोलते हैं। मुंह को पहले आपको क्या करना है? साफ करना है उस बंदे का, और जिसको भी करंट लगा है उसके कपड़े से मुंह को साफ कर लेना, फिर उसे हवा देना। याद रखना आपका मुंह भी साफ होना चाहिए। यदि पता चले आपके मुंह में भी कुछ पाउच या गुटखा, विमल, तंबाकू कुछ खाई हो, तो आप, वो व्यक्ति भी क्या हो जाएगा? पता चलेगा पोस्टमार्टम में कि उस व्यक्ति को करंट लगने से नहीं, किससे हो गई? गुटखा पाउच अंदर जाने से हो गई है। तो थोड़ा सा इन बातों का भी ध्यान रखें। तो आपको भी कुल्ला करके उसको मुंह में हवा भरनी है। तो इस तरह की विधि अपनाई जाती है सबसे ज्यादा। चौथी विधि आती है आपकी मुंह से नाक में हवा भरना। मुंह से नाक में हवा भरना, इस स्थिति में क्या होता था? इसमें पीड़ित व्यक्ति ऐठन या मरोड़ की स्थिति में रोगी का मुंह या नाक नहीं खुलता, यानी उस बंदे में मरोड़ आ जाती है, एक तरह से उसकी बॉडी एक तरह से मुड़ जाती है, पूरा कड़क हो जाती है, तो मुंह और नाक नहीं खुलता। तो रोगी को नाक के द्वारा क्या हम करते हैं? हवा प्रदान करते हैं। उसका मुंह बंद कर देते हैं इस स्थिति में, और नाक के द्वारा हम क्या देते हैं? हवा लेते रहते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं मुंह से नाक में हवा विधि। मुंह से नाक से हवा देना। आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा टॉपिक है बेसिक लाइफ सपोर्ट, BLC। ये क्या होता है? किसी व्यक्ति को बचाने की दृष्टि से दिया जाने वाला प्राथमिक उपचार, उसको हम बोलते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट। यानी किसी व्यक्ति को बचाने के लिए जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है उसको BLS बोलते हैं, जिसे बेसिक लाइफ सपोर्ट कहा जाता है। ये 3 प्रोसेस होती है, इसकी 3 क्रियाएं होती है। सबसे पहला होता है एयरवे, अर्थात हवा।
तो ये क्या होता है, तो इसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति को बाहरी किसी वस्तु के कारण वायु की उपलब्धता में हो रही है कि नहीं, उसे बाधा तो नहीं आ रही, तो यदि आ रही है तो उसे दूर करो। यदि कोई व्यक्ति को करंट लगा है और लोगों ने वहां पर भीड़ इकट्ठा कर ली है और वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, ये उस बंदे को सांस लेने में दिक्कत आ रही है, तो आपको वहां भीड़ को आपको हटाना है, तो इसी को बोलते हैं एयरवे। दूसरा होता है हमारा ब्रीदिंग, सांस लेना। इस क्रिया में सुनिश्चित किया जाता है कि पीड़ित व्यक्ति का श्वसन अवरुद्ध है या नहीं, यानी उसकी सांस चल रही है या नहीं। आपको यह भी ध्यान रखना है कि सांस चल रही कि नहीं। आसान शब्दों में यह ज्ञात किया जाता है कि व्यक्ति की श्वसन क्रिया चल रही है या नहीं। यदि नहीं है तो उसे कृत्रिम श्वास दिया जाए, अत्यंत आवश्यकता है। यदि उसकी सांस नहीं चलेगी तो आपको क्या देना है, कृत्रिम श्वास, जो हम लास्ट में भी पढ़कर आए हैं। इसके अर्थात तीसरा होता है हमारा सर्कुलेशन। सर्कुलेशन यह क्रिया पीड़ित की नब्ज पकड़कर सुनिश्चित किया जाता है। आपको हाथ की नली, उसको नब्ज को देख के डॉक्टर चेक करते वैसे चेक करना कि नब्ज में ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं। तो इस प्रकार से आपको देखना है, इससे पता चल जाएगा कि रक्त हम उसका सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं। ये तीनों ABC प्राथमिक उपचार में अत्यंत महत्वपूर्ण विधि है। वैज्ञानिक के द्वारा यह माना जाता है कि मस्तिष्क में 3 मिनट तक ऑक्सीजन की उपलब्धता नहीं होती है तो व्यक्ति क्या हो जाता है, मर सकता है। तो आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमको प्राथमिक उपचार में ABC, ए यानी एयर देना है, बी यानी ब्रीदिंग करना है, टी यानी सर्कुलेशन करना है कि उसका ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है या नहीं। हम विद्युत झटका, इलेक्ट्रिकल शॉक होता क्या है, तो इलेक्ट्रिकल शॉक सामान्य कब लगता है, तो याद रखना मानव का शरीर को 90 वोल्ट से अधिक पर ही इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है या उससे ज्यादा उसे दर्द यहाँ पर महसूस होता है। अब विद्युत झटके से होने वाले कारण या हानियां क्या क्या होती है, तो व्यक्ति को यदि कहीं इलेक्ट्रिकल करंट झटका लगता है तो क्या क्या हो सकता है, उसका सांस लेना में अवरुद्ध आ सकता है, यानी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। दूसरा, उस व्यक्ति के शरीर पे क्या पड़ जाएंगे, छाले। तीसरा क्या होगा, उस व्यक्ति के शरीर में कोई भी अंग का मांस जल सकता है, यानी या उसका कोई भी भाग जल सकता है। चौथा, रक्त का प्रवाह में अवरुद्ध हो जाएगा, यानी रक्त जो ब्लड सर्कुलेशन में जो फ्लो होगा वो रुक जाएगा और व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। चौथा है, आपको ये सभी चीजें चारों ध्यान रखना है। चार हो गए ना, एक व्यक्ति का श्वसन अवरुद्ध करना, व्यक्ति के शरीर में छाले पड़ जाते हैं, और तीसरा होता है व्यक्ति के शरीर में कोई भी अंग का मांस जल जाता है और रक्त प्रवाह से अवरुद्ध कोई व्यक्ति क्या हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। आपको याद रखना है कि हमारे यहाँ 2 प्रकार के करंट होते हैं, AC करंट और DC करंट। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है कि AC करंट डेंजर होता है, DC प्रत्यावर्ती धारा की तुलना में DC धारा अत्यंत खतरनाक होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। अगला, अब मानव शरीर में विद्युत धारा के विभिन्न मान के प्रभाव, कब हमको करंट लगा, कब मृत्यु होगी। ये एक व्यक्ति जिसको शॉक लगा, तो आपको ध्यान रखना कब ऐसा होगा, कितने पे मर जाएगा, कितने पे उसको झटका लगेगा। तो सबसे पहले यदि व्यक्ति को निश्चित 1 एम्पियर करंट लगता है या 1000 मिली एम्पियर, 1000 मिली एम्पियर, तो उसकी निश्चित मौत है। यदि एक व्यक्ति को 1 एम्पियर कोई करंट फ्लो हो रहा है, यदि उसने पकड़ा तो उसकी निश्चित मौत हो सकती है। यदि हृदयघात, हार्ट अटैक की संभावना कब होती है, यदि 50 मिली एम्पियर उसको शॉक लगा है तो उसको हृदयघात भी हो सकता है। यदि उसने 20 मिली एम्पियर कहीं पर टच करा है तो 20 मिली एम्पियर पे उसका अंग या तो विकलांग होने का डर रहता है कि उसका हाथ पैर कुछ भी काम नहीं करेगा, यानी यदि 20 मिली एम्पियर तक लगता है। तो मांसपेशियों का संकुचन, सुरक्षित विद्युत धारा, यदि किसी व्यक्ति को 5 मिली एम्पियर लिखा है, यदि 5 मिली एम्पियर तक लगता है तो उसको सिर्फ महसूस होगा बॉडी में, पर सुरक्षित रहेगा, उसको इतना पता नहीं करेगा। और 1 मिली एम्पियर सहनशील, वो सहन कर लेगा, उसे जरा भी ऐसा नहीं लगेगा करंट होगा लगा है। और 1 मिली एम्पियर की बात है। दूसरा होता है शॉक, शरीर में विद्युत धारा का अत्यधिक प्रवाह से ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। आपको ध्यान रखना है कि लोगों को लगता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, यदि आपको करंट लगता है तो आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। इसीलिए इसी स्थिति में मरीज को गर्म स्थान पर रखें। यदि किसी को शॉक लगता है तो उसे कभी भी, इसलिए बोलते हैं उसको ठंडा पानी ये कभी नहीं पिलाना चाहिए, कोल्ड ड्रिंक, उसे हमेशा कहां पे रखना चाहिए, गर्म स्थान पर रखना चाहिए, क्योंकि उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, कम। आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, हमारा ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है, अब इसका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, तो सेकंड पार्ट भी देखें। आपको बिल्कुल वीडियो पसंद आई, एक बार नहीं समझ में आता तो दूसरी बार देखिए आपको बिल्कुल, और आपको नोट्स भी बना लीजिए। ये मेरी इसमें PPT मैं आपको सेंड भी कर दूंगा, आप कमेंट्स कर दीजिएगा मेरा व्हाट्सअप नंबर पे, तो मैं आपको इसे सेंड भी कर दूंगा। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे लोगों को पहुंचाइए जो लाइनमैन या किसी भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। प्लीज आपसे निवेदन है। जय हिंद, जय भारत। कल मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक आपका दिन शुभ रहे।